बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 17 सिंपल हार्मोनिक मोशन के 9th लेक्चर के अंदर टॉपिक 17.9 रेजोनेंस को समझेंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। पेज नंबर 61, 62 और 63 पर मौजूद है। इसकी दो सब हेडिंग्स और हैं, लेकिन वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, जिसकी वजह से हम उसे कवर नहीं करेंगे। रेजोनेंस बच्चों उस वक्त होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग फोर्स लगाएं तो बेटा वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से मूव करना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कि दो बच्चों को झूले लेते हुए देखा हो तो बेटा बच्चे हमेशा स्विंग के पीछे खड़े होते हैं, और जब ये स्विंग अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर जाती है तब इस स्विंग को मूव करते हैं। उस खास पॉइंट के अलावा अगर हम किसी भी पॉइंट फर्ज करें ये बच्चा यहाँ खड़े होने की बजाय यहाँ पर सेंटर में खड़े होकर इस स्विंग को मूव करवाना चाहे, इसकी स्पीड को तेज करवाना चाहें तो नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ से इसके अंदर रेजोनेंस पैदा नहीं होगा, बल्कि इस स्विंग की फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो बेटा ये ज्यादा स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसी प्रोसेस को हम रेजोनेंस का नाम देते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स उसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग लगाएं तो बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं। अगर बच्चों हम इस स्विंग की फ्रीक्वेंसी से कम या बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तब भी बेटा इसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होगी। फर्ज करो ये स्विंग जो है जब एक्सट्रीम पोजीशन पे गया तो इस बच्चे ने सिर्फ हाथ रख दिया, थोड़ी सी फोर्स लगा दी, उससे भी बेटा इस स्विंग की स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्विंग की स्पीड, स्विंग की फ्रीक्वेंसी उस वक्त ज़्यादा होगी जब ये बच्चा इस स्विंग की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग फोर्स अप्लाई करेगा, उस वक्त इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। इस प्रोसेस को डिफाइन कैसे करेंगे? रेजोनेंस इज अ फिनोमिना इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एन ऑसिलेटर बिकम मैक्सिमम व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स मैचेस द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। जिस फ्रीक्वेंसी से ये झूला पहले मूव कर रहा था उसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, और वो फोर्स जो इस बच्चे ने इस स्विंग के ऊपर लगाई उसको हम ड्राइविंग फोर्स का नाम दे रहे हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कैसे करेंगे? द फ्रीक्वेंसी एट विच एन ऑब्जेक्ट टेंड टू वाइब्रेट व्हेन नॉट डिस्टर्ब बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। How resonance happens? Every object that can vibrate as its own natural frequency. If we apply a driving force like a regular push, the object vibrate. If the force matches the object natural frequency, it vibrate very strongly. इस swing की एग्जांपल से आपने याद रखने, अगर हम इस नेचुरल फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो बेटा ये हमारे पास काफ़ी स्ट्रांगली वाइब्रेट करेगा, मतलब ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। एग्जांपल में, when you push a swing at the right time again and again, it goes higher and higher. That is resonance. नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग ऑन रेजोनेंस। स्विंग की एग्जांपल से इसको समझते हैं। डैम्पिंग बेटा हमने कहा था एम्पलीट्यूड कम होता रहता है। अगर हम बेटा वाइब्रेट करवाना छोड़ दें तो बेटा आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाएगा और वो स्विंग भी एक पॉइंट पर आके मेन पोजीशन पर रुक जाएगा। और ये स्विंग रुका क्यों? क्योंकि बेटा एयर फ्रिक्शन और सरफेस फ्रिक्शन इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। Damping is a force that slow down vibration like air friction or air resistance. Damping reduce the height amplitude of resonance, मतलब उसके एम्पलीट्यूड को आहिस्ता आहिस्ता कम करता जाएगा। It also make the resonance curve wider. और जो उसकी कर्व है बेटा वो भी हमारे पास वाइड होती जाएगी। मतलब अगर स्मॉल डैम्पिंग होगी तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, मीडियम डैम्पिंग होगी तो उससे थोड़ा कम, इसी तरह बेटा हमारे पास हैवी डैम्पिंग होगी तो मज़ीद कम हो जाएगा। द ग्राफ शो स्मॉल डैम्पिंग शार्प एंड हाई पीक स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस। यहाँ पर रेजोनेंस क्या थी? मैक्सिमम थी। यहाँ पर मीडियम, और सबसे लास्ट वाली कर्व के अंदर जो रेजोनेंस थी वो हमारे पास काफ़ी कम थी। अब हम बच्चों रेजोनेंस की डेली लाइफ में जो एप्लीकेशंस है उनको डिटेल में समझेंगे। पहली एप्लीकेशन है हमारे पास रेडियो और इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। फर्ज करें जब भी हम किसी रेडियो को ऑन करते हैं तो बेटा हम उस पे एक चैनल को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल FM 96। अब 96 जब हम सिलेक्ट करेंगे तो हवा में जितनी भी वेव्स 96 फ्रीक्वेंसी की होगी वो रेडियो उनको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। अब हमने किया क्या? जब रेडियो के ऊपर हमने बेटा 96 को सिलेक्ट किया तो रेडियो ने बेटा 96 फ्रीक्वेंसी को मैच किया हवा के अंदर सारे सिग्नल्स के साथ। अब इस प्रोसेस को, इस मैकेनिज्म को हम रेजोनेंस का नाम देते हैं। और
रेडियो सिर्फ 96 फ्रीक्वेंसी की वेव्स को स्पीकर तक पहुंचाएगा और बाकी सारी वेव्स को ब्लॉक कर देगा। इसी तरह बेटा जो रेडियो स्टेशंस होते हैं उनकी एक खास फ्रीक्वेंसी होती है। फर्ज करें हमारे पास 3 रेडियो स्टेशंस है, एक की फ्रीक्वेंसी है 96, एक की फ्रीक्वेंसी है 97, एक की फ्रीक्वेंसी है 98। और जब हम रेडियो के ऊपर 96 सेलेक्ट करेंगे तो बेटा सिर्फ हमें 96 वाले रेडियो स्टेशन की आवाज़ सुनाई देगी। इसी तरह 97 सेलेक्ट करेंगे तो 97 वाले रेडियो स्टेशन की आवाज़ सुनाई देगी। इस मैकेनिज्म को, ये जो फ्रीक्वेंसी मैच हमने की, इसको हम रेजोनेंस का नाम देते हैं। When we turn the knob on a radio, we are changing the frequency. When radio circuit frequency matches the station signal, रेजोनेंस occur, we hear the radio clearly. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास एमआरआई। एमआरआई बेटा एक मशीन होती है, ये क्या करती है, ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। जो ह्यूमन बॉडी के अंदर एटम्स होते हैं वो एटम उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद उस एनर्जी को रिलीज करते हैं। और जब वो उस एनर्जी को रिलीज करेंगे तो एक इमेज बनती है जिसकी मदद से हम ह्यूमन बॉडी के अंदर जो माइंड के अंदर है, जो मसल्स के अंदर है, बगैर कट लगाए उनके वर्किंग को इजीली चेक कर सकते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई के नाम से हम इसे जानते हैं, यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोस्टिक। रेडियो वेव ऑफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी आर एब्जॉर्ब्ड बाय हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इन अ बॉडी। एट रेजोनेंस मैक्सिमम एनर्जी इज एब्जॉर्ब। हमारे पास जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो साथ ही बेटा रिलीज करता है, और जब रिलीज करेगा हमारी बॉडी से एनर्जी निकलेगी तो ये मशीन जो है बेटा ये उसको डिटेक्ट करेगी। और डिटेक्ट करके हम ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पार्ट्स की वर्किंग है वो इजीली जज कर सकते हैं। प्रोड्यूस अ कंप्यूटर जनरेटेड इमेज। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास हीटिंग कुकिंग इन माइक्रोवेव ओवन। ओवन के अंदर भी बच्चों हमारे पास रेजोनेंस अक्कर होता है। और ओवन काम कैसे करता है बच्चों, हमारे पास जितनी भी चीजें होती हैं उसके अंदर पानी के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। ओवन जो है बेटा वो एक ऐसी फ्रिक्वेंसी खाने के ऊपर, खाने की चीज़ों के ऊपर फॉल करवाता है जो पानी की फ्रिक्वेंसी से मैच करती हैं। और जैसे ही बेटा फ्रिक्वेंसी मैच करती है उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। मतलब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्पीड से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं और चीज़ें उसकी वजह से गर्म हो जाती हैं। इसी वजह से आपने सुना होगा बच्चों कि लोहे और स्टील की चीज़ों को हम ओवन में नहीं रख सकते, क्योंकि उसके अंदर वाटर पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं, बल्कि ना होने के बराबर होते हैं, इसलिए ओवन उसको गर्म नहीं कर सकता। लेकिन जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उन तमाम के अंदर, इवन प्लास्टिक के अंदर भी वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं। Water molecule vibrate at natural frequency when exposed to microwaves. At resonance, energy is absorbed efficiently. Heat foods. Non-water containers, plastic, glass did not heat up as much. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास रेजोनेंस इन गिटार। जब बेटा हम किसी वो गिटार्स की स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हैं, इससे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। और ये वाइब्रेशन बेटा, ये जो हमारे पास पीछे वुडन बॉक्स होता है, इस वुडन बॉक्स के अंदर बेटा ये वाइब्रेशन जाती है, जिसकी वजह से बच्चों हमारे पास रेजोनेंस पैदा होता है, मतलब एक लाउड साउंड क्रिएट होती है। तो हम लिखेंगे कैसे, When guitar string is struck, vibration are transmitted to hollow wooden body. Resonance increase the sound amplitude. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास रेजोनेंट डेट शुड बी अवॉइडेड। बाज़ जगहों पर रेजोनेंस से हमें बचना भी पड़ता है, क्योंकि बच्चों जहाँ पर रेजोनेंस के हमारे पास फ़ायदे हैं, बाज़ जगहों पर रेजोनेंस की वजह से बहुत से नुकसानात का भी सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ब्रिज की एग्जांपल हमने एक पिछले टॉपिक्स में भी पढ़ी थी कि सोल्जर जब उसके ऊपर मार्च कर रहे थे तब उनकी मार्च की जो फ्रिक्वेंसी थी वो ब्रिज की फ्रिक्वेंसी से मैच कर गई, जिससे वो ब्रिज जो है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गया। और जब वो वाइब्रेट करना स्टार्ट हुआ तो बेटा वाइब्रेशन की वजह से वो टूट गया और सारे का सारा ब्रिज जो है वो दरिया में गिर गया। इस वजह से बच्चों हमें रेजोनेंस से बाज़ जगहों पर बचना भी पड़ता है। फॉर एग्जांपल एरोप्लेन विंग्स जो हैं, जब जहाज़ हवा में उड़ता है तो हवा की जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हवा भी वहाँ पर मूव कर रही होती है, अगर वो विंग्स की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो विंग्स भी जहाज़ के टूट सकते हैं। इसलिए विंग्स को डिज़ाइन करते हुए, जहाज़ के परों को डिज़ाइन करते हुए हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि रेजोनेंस क्रिएट ना हो। Resonance in bridge, soldier marching in rhythm can match the bridge natural frequency, causes large vibration, bridge collapse। और ये ब्रिज का नाम था बेटा, और ये वाकया हुआ था बेटा 1940 में। Resonance in airplanes wings, wings may vibrate at their own natural frequency।
इफ मैचेस द एक्सटर्नल फोर्स डेंजरस रेजोनेंस स्ट्रक्चर फेलियर, मतलब अगर रेजोनेंस पैदा होगी तो वो विंग्स भी वाइब्रेट करेंगे और हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर जो है वो फेल हो जाएगा। विंग डिजाइन मस्ट अवॉइड मैचिंग नेचुरल फ्रिक्वेंसी विद एक्सटर्नल वाइब्रेशन। और बेटा ये था आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।